नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ब्रिटेन के आम चुनाव अब सिर्फ 2 दिन दूर हैं। दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं कि ब्रिटेन का अगला नेता कौन होगा और वो नेता ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस दिशा में लेकर जाएगा। अगर मुख्य 5 राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो देख लें तो पहली प्राथमिकता देश को घाटे से बाहर लाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। साथ ही एक और अहम मुद्दा है यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से रिश्ता कैसा होगा। इस चुनाव के नतीजे के साथ हो सकता है ये भी तय हो जाए कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहेगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में स्कॉटलैंड का रोल पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले साल के रेफरेंडम के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, कितना उनका राजनीतिक प्रभाव है और किस हद तक वो अपने स्तर पर बार्गेनिंग कर सकते हैं अपने मुद्दों के लिए। सब कुछ अगले आधे घंटे में समझने जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ब्रिटेन की राजनीति जिस भी करवट लेती है उससे पूरी दुनिया की जो राजनीति है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को भी के दरीचे से भी देखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। शीतल शर्मा है मेरे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JNU में। दूसरे खास मेहमान हैं शिवशंकर मुखर्जी, एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में। दिलीप चेरियन है, फाउंडर हैं परफेक्ट रिलेशंस के, इमेज गुरु कहलाते हैं। और साथ ही चौथे मेहमान हैं मेरे साथ सतीश जेकब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक जमाने तक BBC में काम करते रहे हैं और ब्रिटेन की राजनीति को फॉलो करते रहे हैं और वहां रहकर भी आए हैं कई दशक तक। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले सतीश जेकब जी, आपने भी वहां चुनाव कवर किए होंगे जरूर इतने सालों में। ये बताइए कि इस चुनाव में ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ पहले से अलग हो रहा है? जिस तरह से कम वेस्टर्न मीडिया और ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट कर रही है, ऐसा लगता है कि ऐसा चुनाव हुआ ही नहीं है पहले। बिल्कुल ठीक बात है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, उसकी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटर्स हैं उनमें काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है। एक ज़माना था कि जितने भी भारतीय मूल के लोग वहाँ थे वो हमेशा अक्सर लेबर पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। उसकी वजह थी कि हम लोगों के पास उस वक्त हमारे लोगों के पास इतनी कोई ज़्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं थी। अब जो वहाँ पर इंडियन वोटर है, he is one of the most कहना चाहिए इकोनॉमिकली वेल ऑफ। एंड जो वहाँ की जो नई जो पीढ़ी आई है, they are one of the richest people, and they are not going to vote just because their parents used to vote for one particular party. अब यहाँ पर अब क्या होगा, मैं समझता हूँ कि जो 4-5 जो पार्टीज में तो 2 ही मुख्य पार्टी हैं, उसमें लेबर है और टोरीज हैं, कंजर्वेटिव है। वो दोनों ही कुछ वायदे कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो कैमरन की जो पार्टी है टोरी, उसकी कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जिससे कि मिडिल क्लास कभी खुश नहीं हुआ। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लंदन इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी जगह है। तो ये जो निर्णय होगा, ये जो परसों जो इलेक्शन है उसमें पता चलेगा कि अगर लेबर आती है तो इकोनॉमी बिल्कुल फ़र्क होगी, उनके निर्णय बिल्कुल फर्क होंगे। हो सकता है कि मिडिल क्लास और नीचे वालों को फायदा हो, लेकिन अपर जो रिच लोग हैं उनके लिए शायद मुसीबत ज्यादा बढ़े। आप कह रहे हैं कि जो आर्थिक उनका जो रोड मैप होगा वो अलग होगा, लेकिन अगर वादे और इरादे यहाँ पर देखें मैनिफेस्टो में तो सब कमोबेश ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है। हम भारत में इस बात की शिकायत अक्सर करते रहते हैं कि सभी मैनिफेस्टो एक जैसे नजर आ रहे हैं या उतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो लिखित बात यहाँ नजर आ रही है उसमें बहुत अलग नहीं है। किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक उनका जो दिशा होगी वो अलग होगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आर्थिक दिशा अलग होगी, मैं कह रहा हूँ आर्थिक सबसे बड़ा मुद्दा है। सबने वायदा किया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम आर्थिक व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन उन्होंने जो रोड मैप दिया है, दोनों का रोड मैप बहुत फर्क है। वो एक सा रोड मैप नहीं है उनका। तो ये चैलेंज है कैमरन के लिए, जो उनका अगर लिबडेम के साथ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो दोबारा वापस आ जाए, तो उनका जो रोड मैप है वो वोटर्स को भाता है या नहीं, ये देखने वाली बात। जी दिलीप चरण जी, मैं देख रही हूँ कि अलग अलग जो मैनिफेस्टोज हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव्स के हों या फिर लिबरल डेमोक्रेट्स के, लेबर पार्टी के, कमोबेश जो चीज है वो जो नजर आ रही है वो ये कि ये डेफिसिट को हटाएंगे, घाटे को कम करेंगे और सरप्लस लेकर आएंगे बाय द एंड ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने में करने की बात है। भारतीय राजनीति से थोड़ा सा अलग रियलिस्टिक टाइप का वो दिया जा रहा है, एक एस्टिमेट दे रहे हैं। कितना आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो कितनी अलग अलग हैं? अगर ये 3 पार्टियों का अगर खासकर हम जिक्र करें, फिर छोटी पार्टियों को भी ले आए। देखिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी में 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो यूरोप का जो साथ रहना या ना साथ रहना, और दूसरी इकोनॉमिक फैक्टर उनका यह है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, बाहर से लोग वहाँ जो बैंकिंग फैसिलिटीज यूज करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट बेस यूज करते हैं, उसको वो
कॉन्फिडेंस से मानेंगे कि नहीं, ये दोनों चीज डिसाइड करेंगे कि ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था कैसा होगा। अगर टैक्सेशन की बात करें तो वो अलग बात है। टैक्सेशन में इस वक्त पार्टियां सब मानते हैं कि ब्रिटेन में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और टैक्सेशन से उसको थोड़ा सा कम करने का कोशिश है। पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में जितना भी इलेक्शंस हुए हैं अभी तक, इस इलेक्शन में जब तक वोटिंग परसेंटेज पिछले इलेक्शन में 34.5 या 35% तक इलेक्शन का पोलिंग था, तो अगर इस इलेक्शन में हम देखें कि ज्यादा लोग आके वोट करें तो इलेक्शन का जो माहौल है शायद चेंज करने का उम्मीद है। अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से उन्हें कम उम्मीद है कि वो अर्थव्यवस्था को बदल पाएगी और शायद इसीलिए जो डिसइंटरेस्ट है वो पोलिंग में नजर आ रहा है। डिसइंटरेस्ट जो है वो पोलिंग में नजर आ रहा है क्योंकि जैसे आपने कहा, ये जो जिनको भी वोट करें, जिनको भी इलेक्ट करें, वो उस कोएलिशन के रिजल्ट पे बेस होंगे कि ये दोनों चीज जो आगे जाकर इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगे कि कम कराएंगे और यूरोप में रहेंगे कि बाहर रहेंगे, या लंदन जो है एक इन्वेस्टमेंट हब की तरह रहेंगे और उससे जो टैक्सेशन मिलता है वो ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेशन। शीतल शर्मा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन जो इकोनॉमिक बड़े बड़े प्लान्स हैं, रोड मैप है, उसके अलावा कुछ बहुत दिलचस्प बातें भी प्रॉमिस की गई हैं, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेट्स ने कहा है कि जो पैटर्निटी लीव है वो 2 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दी जाएगी। या इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी कई तरह के वादे हैं और ये वादा भी है कि जो मिनिमम वेज है वो 2020 तक हालांकि बढ़ाया जाएगा, लेकिन 8 पाउंड पर आवर कर दिया जाएगा। तो काफी दिलचस्प ये चीजें हैं कि किस तरह से जो अलग अलग पार्टीज हैं उन्होंने वादे कुछ कॉमन किए हैं, कुछ अलग अलग किए हैं। ये बताइए फिलहाल कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ खासकर जो साथ देने की बात है, माना जा रहा है कि तमाम तरह के जो इकोनॉमिक यूनियंस हैं और पॉलिटिकल यूनियंस हैं, अगर वो हटा दे ब्रिटेन तो बहुत कुछ उसका फायदा हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि दरअसल वो बेनिफिट यानी सरप्लस में आ जाएगा, सारा डेफिसिट खत्म हो जाएगा अगर ये यूनियंस खत्म कर दे ब्रिटेन। आरफा यूरोपियन यूनियन का मेंबर ब्रिटेन 1973 में बना था। हालांकि पहले 6 देशों का यूनियन शुरू हुआ था, पर उस टाइम भी डिस्पाइट बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, जो ब्रिटेन थी उसकी काफ़ी कोर सेक्टर्स जो थे वो नेशनलाइज थे। अब क्या हो रहा है कि यूरोप में इन जनरल यूरोस्केप्टिसिज्म यानी यूरोपियन यूनियन के प्रति एक स्केप्टिसिज्म इमर्ज करके आ रहा है कि हमें शायद इससे इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 टियर बन चुके हैं। एक है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मेंबर स्टेट्स जो बड़े बड़े हैं, दूसरे मिडिल रंग है और तीसरा जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। पर यूरोपियन यूनियन के बड़े मेंबर स्टेट्स और पर्टिकुलरली मैं जर्मनी का नाम यहाँ ले सकती हूँ कि वो ये चाहता है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन ना एग्जिट करे। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जर्मनी और ब्रिटेन दोनों जो हैं वो लिबरल हैं, उदारवादी हैं, और इनका जो बैलेंस रहेगा प्रोटेक्शनिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट गवर्नमेंट के साथ बैलेंस रहेगा नंबर में 1-2-2-1 इस तरीके से, यानी जर्मनी अकेला फील नहीं करेगा। दूसरा, अगर ब्रिटेन चला जाता है तो सारा का सारा जो बजट ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसका मैक्सिमम जो शेयर वैसे ही जर्मनी बर्दाश्त कर रहा है वो उसके ऊपर और डबल पड़ जाएगा। तो उसके कारण जर्मनी बिल्कुल ही एक अलग थलग पड़ सकता है। और अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट करता है तो ये उसका बहुत मेन पिलर है। उससे क्या होगा कि नेटो पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली यूएस भी नहीं चाहता कि ब्रिटेन एग्जिट करे, क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूके है, परमानेंट काउंसिल का मेंबर है, उसके साथ इसकी मिलिट्री कैपेसिटीज बहुत अच्छी हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, तो यूएस का भी अपना इंटरेस्ट है इसको रिटेन करने में। और अगर कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट जिसको कहा जा रहा है ब्रिटेन निकल जाता है तो रशिया की बैलेंसिंग ऑफ पावर और जो इन स्टेट्स की नेगोशिएशन कैपेसिटी है, जो बफर है बिटवीन यूएस एंड रशिया, कहीं ना कहीं इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन शीतल, क्या ये पब्लिक ओपिनियन जो है कहीं ना कहीं जिस डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है यूके, उस दौर में जहां की कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद जिस तरह के वादे हो रहे हैं, यूके आईबी पार्टी है वो ये कह रही है कि करीब $15 बिलियन सालाना बचा डॉलर ही है, जी हाँ, $15 बिलियन सालाना जो है वो यूके बचा पाएगा अगर इन यूनियन से निकल जाए। क्या आपको लगता है पब्लिक जो ओपिनियन है कहीं ना कहीं इसके फेवर में बन रहा है? पब्लिक ओपिनियन तो सिर्फ अल्फा ब्रिटेन की बात नहीं है, फ्रांस और जर्मनी में भी जो मेन इशू है वो इमिग्रेंट्स से लेकर हो रहा है। और जो ये राइट विंग पार्टीज जैसे इमर्ज करके आ रही हैं, फ्रांस में पेन की है या यहाँ पे स्कॉटिश नेशनल यूकेआईपी है, ये सारे क्या कर रहे हैं, एंटी इमिग्रेंट स्टैंड को वो कर रहे हैं, they are cashing on this anti-immigrant stand, क्योंकि कहीं ना कहीं आके ये मुद्दा हो जाता है आजीविका का, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, जहां लेबर की फुलफिलमेंट हो रही है साउथ एशियन कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, लो पेड लेबर यहाँ से जा रहा है,
तो क्या होता है कि वहां के नेशनल्स को जॉब नहीं मिलती, तो वो इमिग्रेंट को पोटेंशियल योर जॉब ईटर समझने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये छोटी राइट विंग पार्टीज के लिए क्या होता है, इन भावनाओं को कैश करना, इनको फैन करना, आग को भड़काना बहुत लंदन की आसान हो मैंने जाता तो है। यहाँ तक कह दिया था कि बाहर के लोग आके पूरे लंदन को चुरा के ले गए। बिल्कुल, आप देखिए फ्रांस, जर्मनी, यूके तीनों ने बिल्कुल कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म इज फेल्ड। क्यों कहा उन्होंने? इन्होंने इंटीग्रेशन की पॉलिसीज बनाई, पर फिर भी कहीं गेटोइजेशन हो गया। यूके में तो प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कुछ एरियाज में शरिया लॉ को भी मान्यता दी जा रही है। अब वहां पे ये भी मुद्दा है कि सड़क पे आप किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन तो मसला वही है कि आखिर यूरोप किस चीज के लिए, किन वैल्यूज के लिए, किन प्रिंसिपल्स के लिए और किस आइडिया के लिए खड़ा होता है? क्या वाकई जिस डाइवर्सिटी की बात वो कहते हैं, क्या जिस तरह के आर्थिक हालात हैं उनके आगे उस डाइवर्सिटी को वो कुर्बान करेंगे? paradox है। जी हाँ, ये सब बहुत अहम है और बहुत दिलचस्प इस वक्त सोसाइटी बन गई है इंग्लैंड, उसको स्टडी करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर मुखर्जी, कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा लग रहा है इंग्लैंड में कि कोई नेशनल कैंपेन नहीं है, बल्कि अलग अलग चारों दिशाओं में कैंपेन जा रहा है, बहुत ही लोकलाइज्ड इलेक्शन हो रहा है। ये देखिए, दुनिया में खासकर लोकतांत्रिक देशों में हर एक इलेक्शन लोकल होता है। चाहे किसी भी नजर से आप देखें, जितने भी एनालिसिस करें, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स। और यूरोप का जो मुद्दा है, दैट इज ऑल्सो अ लोकल इशू, इट्स अ डोमेस्टिक इशू इन ब्रिटेन। तो और बिल्कुल सही दोहराया इन्होंने कि अगर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके अगर यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए तो जर्मनी का जो वेट है यूरोपियन यूनियन में वो और बढ़ेगा। सिर्फ ये नहीं, मैं उस आर्ग्यूमेंट को और भी आगे बढ़ाता हूं। जब से ईईसी बना है, यूरोपियन कॉमन मार्केट से जब से ईईसी बना है, जब से तब से उसी समय मैं सर्वे भी कर रहा था हमारे एम्बेसी, ईईसी के एम्बेसी में। एक एक्सेस है जो यूरोपियन यूनियन को हमेशा डोमिनेट करती आई है, उसे कहते हैं फ्रैंको जर्मन एक्सेस। और ब्रिटेन में जो पॉलिटिक्स थोड़ा ये जो फ्रिंज पार्टीज हैं, यूके इंडिपेंडेंस पार्टी वगैरह, इनसे थोड़ा ज्यादा जानती हैं। ब्रिटेन के पॉलिसी मेकर्स कभी नहीं ये मानेंगे कि जर्मनी का इतना डोमिनेटिंग रोल हो यूरोप में, जो कि अभी है इकोनॉमी की वजह से, उनके वेट की वजह से। तो प्रिडिक्शंस तो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन नहीं छोड़ेगी। और दो और चीजें हैं मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में जो थोड़े पुराने इलेक्शनों से अलग हैं। नंबर वन, ये ये ग्रेट ब्रिटेन के जो इलेक्शंस हैं हमेशा टू पार्टी इलेक्शंस रहे हैं। 70s में एक बार हैरोल्ड विल्सन का एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट था जो कुछ ही महीनों में रद्द हो गया था। जब पुराने जमाने में हमेशा इट वाज टोरीज एंड विग्स, कंजर्वेटिव और लिबरल। और जब लेबर पार्टी आई तब भी टू पार्टी सिस्टम रहा, क्योंकि जैसे जैसे लेबर पार्टी बढ़ता गया उसी तरह से विग पार्टी डिसअपियर होते गया, सो टू पार्टी रिमेन्ड। अब क्या हुआ है, पिछले इलेक्शन से कोalition पॉलिटिक्स जो है फिर से आ गई है मैदान में। पिछला तो कोalition था लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में। इस बार भी सारे पोल्स का प्रेडिक्शन है और मेरे ख्याल वैसा ही होगा। सभी ये मानते हैं कि अब भी हंग पार्लियामेंट होगा, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और द अदर थिंग जिस पे मैं आपकी दृष्टि लाना चाहता हूं वो है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। ये पिछले साल के रेफरेंडम के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, बिल्कुल रेजर्स एज तक पहुंचा था। इस बार भी पोल्स के हिसाब से स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड के सीट्स को स्वीप करेगी और उनका इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट में बढ़ेगा। और जिस तरफ से वो और जब हंग पार्लियामेंट होता है, जो छोटी पार्टी भी हो वो जो बैलेंस इस तरफ या उस तरफ करे तो उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये जो लेबर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था स्कॉटलैंड, अब जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा, इसका क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन एम्बेसडर मुखर्जी, बहुत दिलचस्प है ये देखना कि आप ये कह रहे हैं कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन नहीं छोड़ेगा। माना ये भी जा रहा है कि चाहे रेफरेंडम अगला भी हो जाए तब भी जो स्कॉटलैंड है वो यूके नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये तमाम जो जद्दोजहद है, यानी जो स्कॉटलैंड के बारे में मैं नहीं कहूंगा, अभी बात ये भी हो रही है कि नहीं होगा, सिर्फ ये कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियल लेवल पे बात हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरी जो जद्दोजहद है, कहीं ना कहीं जो सोच है, ये क्या दर्शाती है? क्या किस बात का प्रतिनिधित्व है? क्यों छोड़े जाने पर इतना जोर है? क्या ये वाकई सिर्फ आर्थिक हालात हैं जो इस हद तक मजबूर कर रहे हैं यूके को? ये पूरी जो चर्निंग है, स्कॉटलैंड का अलग होना एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक हिस्टोरिकल रीजंस तो हैं ही, बट स्कॉटिश नेशनलिज्म हमेशा रहा है। आप देखिए, स्कॉटलैंड हमेशा इंसिस्ट करता है कि हमारा फुटबॉल टीम अलग होगा, हमारे स्पोर्ट्स टीम्स अलग होंगे। तो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग तो हमेशा था ही।
लेकिन अगर अलग अलग भी हो जाएं, इतने जोड़ रहेंगे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कि मेरे ख्याल से बहुत आर्थिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में इंटरनली उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्लोबली बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन माइनस स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन विद स्कॉटलैंड दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सतीश जेकब जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टू पार्टी का जो डोमिनेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है इंग्लैंड में। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारत जैसा कहीं ना कहीं सोसाइटी, हालांकि इतनी पार्टी तो शायद न बन पाए, लेकिन अभी भी 5-6 पार्टियां कम से कम ऐसी हैं जिनको प्रमुखता दी जा रही है, जिनको काफी अहमियत दी जा रही है। चूंकि ब्रिटिश सोसाइटी को आप इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ब्रिटिश सोसाइटी के मद्देनजर एक मल्टी पार्टी जो सिस्टम है, एक मल्टी पार्टी जो अहमियत मिल रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक था। ये जो पिछले 60s और 70s में, जैसे एम्बेसडर मुखर्जी कह रहे थे, बदलाव आया है, कल्चरली बदलाव आया है। वहाँ पे पहले इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं होते थे, अब इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर से अभी ये सुना जा रहा है कि हमारे भारतीय मूल के लोग जो हैं वो कम से कम नहीं, जो 1 मिलियन ना हो तो कम से कम 6,000 लाख ऐसे कुछ लोग हैं। और उनकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ गई है। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी एक तरह से बन गया है। तो उसमें क्या है कि वो जो 2 पार्टी सिस्टम था वो ट्रेडिशनल था, बहुत पुराना था, क्योंकि ये इनकी जो डेमोक्रेसी है ये आज की नहीं है, ये सेंचुरीज पुरानी है, सदियों से चली आ रही। तो वो उसमें एक था लेफ्ट विंग था और राइट विंग था। अब लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर, अब सेंट्रल, हर किस्म की विचारधाराएं आ गई हैं, तो बदलाव तो होना ही था। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसकी जो वैचारिक विविधता है, जो पिछले सालों में, पिछले दशकों में उभरी है, ये उसका प्रतिनिधित्व, उसकी नुमाइंदगी है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, एक जमाना था जब ये पूरी दुनिया पे राज करते थे। उस वक्त ये इनके अंदर वो जो था, उनका कल्चर, उनकी पावर, वो उनका विचारधारा बिल्कुल अलग थी। वो पूरी दुनिया को अपना एक वो मतलब सेकंड रेट समझते थे। लेकिन अब सब बराबर के हो गए हैं, उनको अकोमोडेट भी करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनकी फौजों में, उनकी पुलिस में दूसरे नेशनल्स भी आ गए हैं। तो आप देखिए ना, कोई जमाना था कि उनके यहाँ क्रिसमस को बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल माना जाता था। अब हमारे एम्बेसडर साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि अब क्रिसमस जो है उसको वहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरे जो कम्युनिटीज हैं उनकी भावनाओं को दुख पहुंचे। और अब जो आप सामने, जो हमारे सामने ये जो कैंपेन की खबरें आ रही है, उसमें पता लग रहा है कि लेबर पार्टी के नेता एड मिलिमेंट वो मंदिरों में जा रहे हैं, उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ आरती हो रही है। तो ये पहले कहाँ होता था? तो सब कुछ चेंज हो गया। और इस बदलाव की क्या वजह है? वाकई ये बहुत दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे थे, और ये ब्रिटेन के लिए काफी हद तक अलग है, जहां स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करके देखे जाने की एक प्रथा है। तो किस तरह से आप इस तब्दीली को देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा चिन्ह है, और हम समझते हैं कि मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि शायद भारत में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आजकल जो रूलिंग क्लास है, शायद वो थोड़ा बहुत उनसे सबक सीख लें और ये देख लें कि सबके साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं। दिलीप चरण जी, क्या ये होना ये चाहिए? क्या परफेक्ट पिक्चर क्या होगी कि किसी भी धार्मिक स्थल पर ना जाया जाए, या फिर हर धार्मिक स्थल पर जाया जाए? देखिए, इसका एक और क्या है रिजल्ट है, वो ये है कि यूकिप जैसे पार्टीज ऊपर आके उबर के उनका पावर बढ़ सकते हैं। पर अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, ये है कि यूकिप को ज्यादा सीट्स नहीं मिलेंगे। पर ये जो ब्रिटेन का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें वहां के जो लोकल्स हैं, जितने भी लोकल्स कहा जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत सालों से वही हैं, पर जो उनके जो वाइट एंग्लो सैक्सन जो लोग हैं, उनको इस वक्त ये लग रहा है कि ब्रिटेन, जिस ब्रिटेन में हम रह रहे अभी इस वक्त, वो बहुत बदल चुका है, और हमें ऐसा वोट करना चाहिए जो पार्टी एक्चुअली ब्रिटिश वैल्यूज को वापस लाए। तो ये हर पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण मिलेगा कि वो एक ब्रिटिशनेस को वापस लाने का भी कोशिश कर रहे हैं। शीतल, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी हम ये समीकरण डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब ब्रिटेन सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो इनका फोकस था यूनिवर्सल हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग पे। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें उन लोगों को मुहैया कराने की जरूरत पड़ी जो कि एक इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, जो इंडस्ट्री में एंगेज हो रही थी।
और हर दशक में, हर एरा में किसी भी पॉलिटिक्स को हमेशा सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा है कि सोसाइटी में से जो डिमांडें आ रही हैं। अब इसमें एक यूनिक क्या है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में कि यहाँ के लोग अनलाइक इंडिया ब्लॉक्स में नहीं वोट करते हैं कि सारे के सारे गुजराती एक को कर रहे हैं या बनिया कास्ट एक को कर रही है। यहाँ पे लोग इंडिविजुअल को करते हैं और इंडिविजुअल में भी इंडिविजुअल मुद्दों को लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अभी ये यूके की हंग पार्लियामेंट या प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो इसी कारण हो पा रहा है कि इतनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर इमर्ज करके आ रही है कि इवन ये लोग ये कह रहे हैं कि हेल्थ अगर देखना है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज देखनी है तो एक पार्टी बेटर रिस्पॉन्ड करेगी, डेफिसिट में से निकालना है तो लेबर पार्टी कंजर्वेटिव्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इवन कुछ मुद्दे कुछ पार्टियों में बेटर देखे जा रहे हैं, पर सम टोटल क्या होगा, उसमें किसको वोट दिया जाएगा, वो किस इंडिविजुअल को कौन सा वो बेटर है। जैसे जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो शायद डेफिसिट और इकोनॉमी को ज्यादा देखेगा, जो एजेड है और रिटायर्ड है वो शायद हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा देखेगा। तो किस तरीके से किस ग्रुप कैसे उस हिसाब से वो वोट करेगा। उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा चुके है, अब ये हम भारत पे फोकस करें, लेकिन उससे पहले मिस्टर मुखर्जी अगर देखें तो जो पोस्ट पोल सिनेरियोज जो बन रहे हैं, जो कि पोलस्टर्स बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसमें अगर लेबर पार्टी या तो लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है या कंजर्वेटिव पार्टी बन सकती है और उनके साथ फिर छोटे पार्टनर्स इनके आएंगे, लेकिन कोई भी क्लियर विनर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। दोनों अगर जो मेजर पार्टीज हैं, अगर लेबर आती है और कंजर्वेटिव या फिर कंजर्वेटिव आती है, कौन से ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जिसमें आप एकदम से टर्न अराउंड देखेंगे अगर लेबर पार्टी आ जाती है माना कंजर्वेटिव्स की जगह? देखिए, हंग पार्लियामेंट तो होगा नंबर वन। 326 सीट मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट ऑल द पोल्स यही कह रहे हैं। और हमारे दृष्टिकोण से, भारतवर्ष के दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से अगर कोल्ड ब्लडेड डिस्पैशनेटली देखा जाए तो लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव हो या कोई कोalition पार्टी हो, भारतवर्ष का रिश्ता, भारतवर्ष के जो पिलर्स हैं इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप के, वो नहीं बदलेंगे। क्योंकि भारतवर्ष का जो इंपॉर्टेंस है यूके के लिए वो उतना ही होगा किसी भी पार्टी के साथ। हमारा जो मार्केट साइज है, हमारे दुनिया में जो उपस्थिति है हमारी, वो उसके हिसाब से ये जो एनालिसिस होती है कि इंडियंस ट्रेडिशनली लेबर के लिए वोट करते होंगे, लेकिन इंडिया ट्रेडिशनली लेबर के साथ या कंजर्वेटिव के साथ ये सब नहीं, ये हवाई बातें हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आएगा वो उनकी नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करेगा, हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। और मेरे ख्याल से जो इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप का जो रोड मैप आगे जाएगा, मुद्दे तकरीबन वही होंगे जो आज हैं। दिलीप जी, दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो भारत और यूके के रिश्ते किस तरह से तब्दील होंगे, ये एक वाइडर पिक्चर है जिसको देखने की जरूरत है, लेकिन जो वहां रह रहे भारतीय हैं उनका इंटरेस्ट, जितना प्रभावी ग्रुप वो बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो एंटी इमिग्रेशन लगातार सेंटिमेंट्स उभर रहे हैं, वो जो एक इंग्लैंड का ड्रीम लेकर, जो अमेरिका का भी ड्रीम है जाहिर है, जो वेस्टर्न ड्रीम लेकर जो नई पौध हमारी बड़ी हो रही है, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है मौजूदा पॉलिसीज का, और इन दोनों पार्टीज के इनमें से किस पार्टी के आने या जाने से फर्क पड़ने वाला है? देखिए, वहां जो लोग रह रहे हैं और स्पेसिफिकली यंगर जनरेशन के लिए, उनके लिए कंजर्वेटिव्स ही अच्छा है। क्योंकि जैसे एम्बेसडर ने कहा कि जो भी पार्टी अर्थव्यवस्था वहां इंप्रूव करेंगे और जो यूरोप के साथ रहने का कोशिश करेंगे, वो यंगर जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि उनको ये देखना है कि ये जो नैरो वैल्यूज है उनसे उनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। और जहां तक ब्रिटेन एक ग्लोबल पावर के रूप से कंटिन्यू करे, और वो कंटिन्यू करने का उम्मीद सबको है, मेरे ख्याल में उनके लिए वो अच्छा है। क्योंकि तभी ब्रिटेन का ग्रोथ होगा और लंदन ज्यादातर जहां इंडियन यंगर जनरेशन कॉन्ग्रीगेट करते हैं, उनके लिए, लंदन के लिए भी फायदा। शीतल, माना जा रहा है कि एसएनपी जो है वो जरूर पार्ट बनेगी, चाहे वो दोनों में से जो भी पार्टियां जो हैं वो सत्ता में आए। उनके आने से जो भारतीय लोग हैं वहां, क्या उनके ऊपर कोई डायरेक्ट फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसका तो सीधा सीधा जो मुद्दा है वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड होगा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी 59 मेंबर्स उन्होंने डाले हैं सारे के सारे सीट्स पे, और ये गवर्नेंस को जो है बड़ा मुद्दा बना दिया है। अगर स्कॉटलैंड का मुद्दा हम भूल भी जाएं, तब भी पूरे यूके में किस तरह से पूरे यूके को गवर्न होना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। अपने ग्रेटर राइट्स के लिए जरूर वहाँ पे फाइट करने वाले हैं। जो पहले भी रेफरेंडम का मुद्दा था कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी या सेपरेशनिस्ट टेंडेंसीज जरूर ज्यादा बढ़ेंगी, पर उसके प्रॉमिस भी किया गया था, उनको प्रॉमिस भी किया गया था, और वो इंडिया के लिए इतना इफेक्ट, इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर यूकेआईपी या कोई भी राइट विंग पार्टी अगर सत्ता में आती है या वो किसी भी तरीके से एक मेजर रोल प्ले करती है किंग मेकर टाइप का,
तो ये जरूर प्रॉब्लम आएगी कि उनका इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पे क्या स्टैंड है, कि उनका कंजर्वेटिव है, वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, और कितने हद तक उनको वहाँ इंटीग्रेट करने की वो कोशिश करेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल सचिन जैकब जी कि भारत क्या देखना चाहेगा फिलहाल? मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे देश का सवाल है और हमारे जो इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं ब्रिटेन के साथ, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ये है कि भाई राजनीतिक स्थिरता की बात है। दूसरी बात ये है कि डेविड कैमरन के साथ रिलेशंस हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बड़े अच्छे रहे हैं। डेविड कैमरन 3 बार विजिट कर चुके हैं और अभी हाल में जैसे महात्मा गांधी का स्टैचू लगाया गया वो हुआ, काफ़ी उन्होंने इस किस्म के जेस्चर्स दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर डेविड कैमरन के जो लिबडेम के साथ इनका कोलिशन अगर वो आते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से आसान रहेगा। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर लेबर का भी आता है, तो जैसे अभी शिव मुखर्जी कह रहे थे कि ट्रेडिशनली चाहे लेबर हो चाहे कंजर्वेटिव हो, उसमें हम लोगों को खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क ये लगता है, पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सतीश जी का भी समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवशंकर मुखर्जी, शीतल शर्मा और साथ ही दिलीप चैरियन। तो साफ तौर पर चाहे वो एसएनपी का बड़ा रोल अगर देखें सरकार बनाने में अगर आता है, या फिर इसके साथ साथ अगर सत्ता परिवर्तन होता है, पार्टी दूसरी आती है, माना यह जा रहा है साफ तौर पर स्कॉटलैंड से लेकर यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, इस चुनाव के बाद शायद ब्रिटेन एक नए ब्रिटेन के तौर पर जरूर उभर कर सामने आएगा। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।